नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल 2026 के लिए आपकी एक खास क्लास जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज। यह है आपका पार्ट नंबर 4, चौथे नंबर की वीडियो जो आपको यहां देखने को मिली है। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कमाल की वीडियो ये आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंतर्गत ताबड़तोड़ डिस्कशन होगा। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, छोटा मोटा लेट हो ही जाना होता है, बट मैं आगे से लेट नहीं होऊंगा। मैं बहुत तगड़ी चीजों पर काम करने जा रहा हूँ कि अपने आप को लेट होने पर सही साबित कैसे करें। ये किताब मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली, मजा आ गया भाई साहब किताब पढ़ के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक ऐसी क्लास है जो आपके लिए यूपी पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल तीनों ही एग्जाम्स को यहाँ पर नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। ये इसके अंतर्गत क्लास नंबर 4 है। इससे पहले की पूरी क्लासेस को देखने का तरीका क्या होगा, आप फटाफट घूमते हुए यूट्यूब पर आएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे ये आप ही लोगों का अपना खास चैनल, जिसके अंतर्गत आप लोगों की मेहनत के बाद हम 450 पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे, पहले ही नंबर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहली वीडियो को 10,000 लोग अपना प्यार दे चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कल करा दिया था। आज इंडिया और इट्स यूनियन के बारे में डिस्कशन करने से पहले आज मैं प्रियम्बल का डिस्कशन करना चाहूंगा। संविधान आपका बनके तैयार हो चुका था कल ही, लेकिन आज इसके अंदर कुछ और डिस्कशन होगा। सर AHC RO का बैच है, बिल्कुल है भाई, सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। TET जैसे बैचेस के बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है कि उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। क्यों कृष्णा भाई, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यहां पर मैं बताना शुरू करता हूं, आप लोगों को बड़ा पसंद आता है जब मैं हाथ से ही लिख के पढ़ा रहा होता हूं। कोई नहीं, आपकी पसंद की चीजें की जा रही हैं। अगर मैं आपको बताता हूं कि भारत का संविधान आपका इस प्रकार से बनकर रेडी हुआ, और अगर हम इसके अंतर्गत डिस्कशन करें, भारत के संविधान को लेकर, ये पार्ट 4 है। रेगुलरली आपको आना है इस क्लास में ताकि आप ये बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंच पाए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इंडियन संविधान आपका बनके तैयार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूर्णतः तैयार आपको देखने को मिल जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी भारत का संविधान यहां आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है जी सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी हो चुका है। अब यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्कशन करते हैं हम इसके फीचर्स को लेकर। ठीक है, फीचर्स को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। फीचर्स, इसके फीचर्स भी हैं, फीचर्स को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, यानी इसकी विशेषताओं को लेकर विशेषताएं इसकी डिस्कस आपके सामने की जा रही है। इसे विशेषताएं बताएंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहले आप समझना कि आपका जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कौन सा है तो वो भारत का ही संविधान है। ठीक है, चलो तो हम इसके बारे में याद रखेंगे। PR तिवारी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, याद रखना। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कहां का था, अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान था। ठीक है, याद रखना। दूसरा डिस्कशन हम यहां पर करते हैं इन्हीं विशेषताओं के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में, जो आपको यहां से समझ में आएगा कि सर आपको समझना होगा ये मतलब अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ठीक है योगेश कुमार, जो भारत का संविधान है यह अंशतः कठोर है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला आपको देखने को मिलेगा। मतलब पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड भी है। इसके पीछे का भी कारण है, पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड। पार्शियली फ्लेक्सी है, फ्लेक्सिबल है और पार्शियली रिजिड भी है, और ये यहीं पर देखने को मिलता है, पार्शियली रिजिड आपको देखने को मिलता है। तो पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड आपको देखने को मिलता है। और इसी बारे में डिस्कशन करते हुए समझिएगा कि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि सर अगर हम बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान ये है, लेकिन सबसे पहले USA ने लिखा था। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसी कारण से भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसी वजह से यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी एक सजीव दस्तावेज इसको कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सजीव दस्तावेज इसको बोला जाता है, दस्तावेज इसको बोला जाता है। इसका मतलब है कि भाई ये लिविंग है,
इसको जीवितात् मानिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि ये जीता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए कि सर पार्शियली फ्लेक्सिबल पार्शियल रिजिड वाली ठीक है, लेकिन सर इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण यानी इसका डेवलपमेंट की बात करें, इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि सर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो इसके डेवलपमेंट में, और ध्यान से समझना, इसके निर्माण में, डेवलपमेंट में 60 देशों के संविधान के प्रारूप लिए गए, 60 देशों के संदर्भ लिए गए हैं, 60 देशों के संदर्भ लिए गए हैं, संदर्भ लिए मतलब रेफरेंस कितने देशों से लिया, रेफरेंस कितने देशों से लिया सर, रेफरेंस लिया गया 60 देशों से, लेकिन प्रावधान कितने देशों से लिए गए हैं सर, प्रावधान लिए गए हैं केवल और केवल, प्रावधान जो लिए जाते हैं, प्रावधान यानी प्रोविजन, तो प्रोविजंस जो लिए जाते हैं, प्रोविजंस जो लिए गए हैं वो केवल 10 देशों से लिए गए हैं, 10 कंट्रीज से प्रावधान आपके लिए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम संविधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है, हम उसको भी समझते हैं, बट मैक्सिमम पोर्शन कहां से लिया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पोर्शन जो आपका लिया गया है, पोर्शन यानी जो अधिकतम भाग है वो कहां से लिया गया, अधिकतम भाग। देखो यार, अधिकतम भाग की अगर मैं बात करता हूं, अधिकतम भाग, मैक्सिमम पोर्शन जो आपका लिया गया है वो कहां से लिया गया सर, अधिकतम पोर्शन लिया जाता है 1935 एक्ट से, लगभग 60% पोर्शन यहीं से लिया गया है। तो मैं इन सबके बारे में चर्चा कर देता हूं, किससे क्या लिया गया है, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी प्रस्तावना की, और उसके बाद यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद डन 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 डन। ठीक है, चलिए तो बात को समझिए, 1935 के अधिनियम से क्या कुछ लिया गया, 1935 एक्ट से क्या कुछ लिया गया, 1935 अधिनियम, इससे क्या कुछ लिया जाता है। तो 1935 अधिनियम से सबसे विशेष चीज तो ली जाएगी, वो लिया जाएगा सर संसदीय प्रक्रिया, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भारत के अंदर जो प्रशासनिक विस्तार है वो यहीं से लिया गया है, प्रशासनिक विस्तार आपका यहीं से लिया जाएगा, प्रशासनिक विस्तार आपका यहां से लिया जाएगा, इसको आप याद रखना। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन आपको यहां से लिया जाएगा, पेंशन आपको यहां से लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भारत के अंदर प्रशासन चलता कैसे है, यह आपको देखने को मिलता है, इसी बेसिस पर चलता है, सबसे जरूरी बात यही है। ठीक है, चलिए याद रखना। दूसरा, प्रशासनिक विस्तार के बाद आपको इंपोर्टेंट सी चीज देखने को मिलती है। अच्छा, जब तक जो बच्चे ही खिलखिला रहे हैं, आप मुझे तब तक ये बता दो मेरे लाल कि आपका लोकसभा स्पीकर का पद कहां से लिया गया, लोकसभा स्पीकर का पद आपका कहां से लिया गया है, या द्विसदन का पहला उल्लेख कहां पर है, द्विसदन उल्लेख पहला कहां पर है, ये मुझे आप तब तक बता दीजिए। यहां तब तक मैं बताऊं, प्रशासनिक विस्तार आपका यहां से लिया गया, यूपीएससी आपका यहां से लिया गया। अगर हम बात करते हैं, हमारी न्यायिक ढांचा यहां से लिया गया है, न्यायिक संरचना, इसको ही न्यायिक ढांचा बोला जाता है, यानी जुडिशियल स्ट्रक्चर यहां से लिया जाता है। तो जुडिशियल स्ट्रक्चर भी कहां से लिया गया, यहीं से लिया गया जुडिशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं 1935 अधिनियम से ही हमें पता लगता है कि सर यहाँ गवर्नर के पोस्ट का होना, गवर्नर के पद का होना, गवर्नर के पद का होना भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ गवर्नर यहीं से लिया जाता है, पोस्ट ऑफ गवर्नर यहीं से लिया गया है, पोस्ट ऑफ गवर्नर यहीं से लिया गया है, पोस्ट ऑफ गवर्नर। इसमें भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि पोस्ट ऑफ गवर्नर कहां से लिया गया, यहीं से पोस्ट ऑफ गवर्नर भी ली गई है। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट बातें हैं, मैंने बताया ये पोर्शन न्यायिक संरचना, गवर्नर के पद का होना, राष्ट्रपति का अध्यादेश भी यहीं से है, राष्ट्रपति अध्यादेश भी यहीं पर है, अध्यादेश भी यहीं पर है, अध्यादेश भी यहीं पर है, आपातकालीन स्थिति का वर्णन भी यहीं पर किया गया है, आपातकालीन स्थिति का वर्णन भी यहीं पर है, आपातकालीन स्थिति का वर्णन भी यहीं पर किया गया है कि भाई आपातकाल की स्थिति क्या होगी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी, वो भी यहीं पर ली गई है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो वो आप ध्यान से समझो। ठीक है, बात कर बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो यार, मैंने यहां बड़े प्यार से बताया कि लोकसभा का जो स्पीकर है, ये पोस्ट कहां से ली गई है यार, ये 1919 एक्ट में पहली बार बताई गई थी, और द्विसदन का उल्लेख जो है ये ब्रिटेन में तो किया गया था, लेकिन भारत में लागू कब हुआ, भारत में लागू 1919 एक्ट से होता है।
भारत में लागू कहां से होता है? 1919 से होता है। ये सारी बातें 1935 के अधिनियम से आई हैं, और जो भी ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिली है। ठीक है, याद रखें फटाफट से। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। एक बच्चा है जिसका नाम है प्रगति, कहना है कि सर आप एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ पढ़ाते हैं, मुझे आप ही से पढ़ना है। प्रगति अग्रवाल, आपके लिए विशेष सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि ये जो प्लेलिस्ट है हमारी तथास्तु, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको पता लगेगा, यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं। 9 दिन पहले 18,000 लोग देख चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। उसके बाद दूसरी क्लास भी आप देख लेना, यहीं पे चलती है, लाइव चलती है सुबह 11:30। ठीक बात है, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे समझिए बाकी जो देश हैं उनसे क्या क्या प्रावधान लिए गए। अगर मैं बाकी देशों के प्रावधान की बात करता हूं तो वो समझिए किस देश से क्या प्रावधान लिया गया। ठीक है, चलो तो योगेश मेरे लाल, इसमें समझना कि सबसे पहले ब्रिटेन से क्या प्रोविजंस लिए गए हैं। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या प्रोविजंस लिए जाते हैं वो थोड़ा सा समझ के चलो। ब्रिटेन से क्या प्रोविजंस लिए गए? अच्छा, ब्रिटेन से लिए गए प्रोविजंस में सबसे पहला प्रोविजन कौन सा लिया जाएगा? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो ब्रिटेन से आप बताते चलिए क्या क्या लिया। पहला एकल नागरिकता, मैं एक एक पॉइंट लिखता जाऊंगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, कानून के समक्ष समानता, ये सिंगल सिटीजनशिप है। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता यहां से ली गई है। समक्ष समानता, इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी आर्टिकल 14 यहां से लिया गया है। रिट्स यहां से ली गई है, रिट्स यहां से ली गई है, मतलब कि आर्टिकल 32 यहां से लिया गया है, जो रिट्स होती है। ठीक है, विशेष अधिकार रिट बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिटेन से हमारी विधायी प्रक्रिया ली गई है, कानून का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है। विधायी प्रक्रिया आपको यहां से देखने को मिल जाएंगी। विधायी प्रक्रिया, इसका मतलब कानून बनना, लॉ फॉर्मेशन यहां से लिया गया है, लॉ फॉर्मेशन, कानून बनना। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो हमारा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है, मिनिस्टर सिस्टम आपको यहां से देखने को मिलेगा। मतलब की बात क्या है सर, ये पद्धति है जो कैबिनेट प्रणाली को चलाती है, तो कैबिनेट प्रणाली का होना यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपकी मेजरली ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, याद रखना। संसदात्मक प्रणाली भी यहीं से ली गई, जो बहुत जरूरी है। संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली आपकी यहीं से ली गई है, और इसका मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, मेंट्री प्रोसेस है जो आपका यहां से लिया गया। ठीक है, दिस इज द थिंग टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, संसदात्मक शासन, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली है। ठीक, ये सारी बातें हासिल। दूसरा हम बात करते हैं ऊषा से, यूएसए से बात करते हैं सेकंड, कि भाई यूएसए से क्या कुछ लिया गया। यूएसए से सबसे पहले समझना मूल कर्तव्य आपके लिए गए, सॉरी मूल अधिकार आपके लिए गए, मूल अधिकार आपके यहां से लिए गए। तो पहले में ही लिखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार, इसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स आपके यहां से लिए गए हैं, जो कहां पे लिखे हुए हैं? भाग 3 में लिखे गए हैं। और भाग 3 में भी कितने आर्टिकल? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक लिखे गए हैं। राइट, पहली चीज। दूसरा आप समझे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के बाद वाइस प्रेसिडेंट का पद यहां से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्ति यहां से ली गई, राष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति पद की शक्ति भी और महाभियोग भी, मतलब इस पद की शक्ति भी यहीं से ली गई है और इस पद का महाभियोग भी लिया गया है। इसके अलावा जो जजेस का हटना, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका रिमूवल भी यहां से लिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाना, यह भी यहीं से लिया गया है। इनको जो पद से हटाना होता है वो भी यहीं से लिया जाएगा। एंड बात को समझना कि एक और बात यहां से ली जाती है सर, जुडिशियल रिव्यू यहां से लिया जाता है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है। जुडिशियल रिव्यू आप समझेंगे, जुडिशियल रिव्यू आपको यहीं देखने को मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 137 में,
आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू आपका लिया गया है, यहीं से लिया गया है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है, यही नहीं अभी और सुनिए कि जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ आपके कुछ और अन्य प्रावधान भी देखने को मिलते हैं जो यहां से लिए गए हैं मिस्टर धनंजय। जैसे कि हम बात करते हैं, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है वो आपका वित्तीय आपातकाल, यहीं से लिया गया है, वित्तीय आपात प्रावधान, वित्तीय आपात के प्रावधान, कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या करना होगा, वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चता, सर्वोच्चता आपको यहीं से देखने को मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चता आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ब्रिटेन, यूएसए, इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन लिया गया, ज्वाइंट सेशन है, अधिवेशन इसको बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन आपको यहां से लिया गया है, ज्वाइंट सेशन पहला पॉइंट है। भाई लाइक कर देना क्लास को है। दूसरा, समवर्ती सूची यहां से ली गई है। ठीक है, चलिए सर दिलीप खड़ाकिया की आवाज में कहानी सुना दो। वो है कि यार दिलीप खड़ाकिया का वो गाना है, वो हाय रे मेरी नीलू साची साच बता तरने के खुशी मना रही से, ईसा करके कुछ है भाई, याद इस मैंने बाकी बात का मेरा नहीं, इबे बात करेंगे भाई क्लास के बाद देखेंगे ना। दूसरा यहां पर समझना, समवर्ती सूची भी आपको यहां से देखने को मिलती है, समवर्ती सूची आपको यहां देखने को मिलती है, कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी, है बात को समझना। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा यहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा यहां से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का भाव यहां से लिया गया, कि प्रस्तावना संविधान में होगी, ये यहां से लिया गया। प्रस्तावना का होना, प्रियम्बल का होना यहां से लिया गया है, बल्कि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा। कनाडा आपको यहां देखने को मिलता है, कनाडा, कनाडा आपको यहां देखने को मिलता है। कनाडा से क्या लिया गया है? पहले संघवाद, फेडरलिज्म, संघवाद लिया गया है, जिसका मतलब है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। केंद्र में राज्य में शक्ति विभाजन, केंद्र में और राज्य में, केंद्र में राज्य में शक्ति विभाजन है, शक्ति का विभाजन आपको यहां से लिया गया, शक्ति विभाजन। और कमाल की बात यह है कि एक और चीज यहां से पिकअप की गई है, जो चीज क्या है? संघवाद, केंद्र राज्य में शक्ति विभाजन। और एक और चीज आपको यहां देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, एक और पॉइंटर देखने को मिलता है, गवर्नर की नियुक्ति यहां से लिया गया है। ठीक है, ठीक है अनामिका, आप हरियाणा से, क्योंकि ये गाना आपने एकदम एक्यूरेट बता दिया है। रेजिडुअल पावर्स भी यहां से लिए गए हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां आपकी यहां से ली गई, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति जो होंगी वो संसद में होंगी, अवशिष्ट शक्ति का संसद में होना, आर्टिकल 248 ये यहां से लिया गया है। एंड बचा हुआ एक पोर्शन आपको एक और देखने को मिलता है, जो और जरूरी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या बनाया जाता है कि सर यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति यहां से ली गई है, कि गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, आर्टिकल 155 में होती है। ये आर्टिकल 155 में देखने को मिलती है, जो यहीं पर बताई गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, बैटल एक्स मुझे पता है ये बात, वो मेरे मित्र भी हैं और पुराने जानकार भी हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी इस मामले में, तो मैंने उनको यही सलाह दी थी कि जो सही है वो करिए। अब ये बताइए, ब्रिटेन, यूएसए, ब्रिटेन आपको देखने को मिल गया, ठीक है, यूएसए आपको देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिला, कनाडा देखने को मिला, बाकी कंट्रीज हम अगले पेज पे देखेंगे। राइट, नोट स्क्रीनशॉट ले, ये लीजिए, ओके, ठीक है। तो अग्रवंशी भाई आगे देखिएगा आप, इसके बाद क्या देखने को मिलता है, कनाडा के बाद हम बात करते हैं अगले पोर्शंस के बारे में। सर कनाडा के बाद हमें पता लगता है, सर कनाडा आपका हो गया, कनाडा के बाद बाकी कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो, ठीक है। जो इंपोर्टेंट बातें कनाडा के बाद आपको जो देखने को मिलते हैं, सर कनाडा आपका हो चुका है, कनाडा के बाद
जो विशेषता है आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से? सर जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान को वाइमर बोला जाता है, इसके संविधान को वाइमर बोलते हैं कि जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर बोलते हैं। तो यहाँ के वाइमर से क्या लिया गया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का समाप्त होना, आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स का निलंबन होना, कि भाई आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाएगा। मतलब की बात है आर्टिकल 358 और 359 यहां से लिया जर्मनी से। इसके बाद हम बात करते हैं सर जर्मनी के बाद आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड का मतलब है आयरिश। आयरिश से हम क्या लेंगे? पहला डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा है राज्यसभा में 12 सदस्य बाई प्रेसिडेंट, 12 सदस्य बाई प्रेसिडेंट यहां पर लिए गए हैं। और एक और चीज जो यहां पर अंतिम तौर पर बचेगी, जो आपको समझनी होगी, वो भी समझना कि सर आयरलैंड से ही यहां पर लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव आपका यहां से लिया गया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप समझिएगा आयरलैंड के बाद। आयरलैंड के बाद अगला कंट्री हम देखते हैं, अगला कंट्री क्या है वो देखते हैं। आयरलैंड के बाद अगला कंट्री आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जर्मनी, आयरलैंड। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आपको जो देखने को मिल जाएगा वो कौन है? सर जी जर्मनी है, आयरलैंड है, आयरिश है। और इसके बाद जो अगला कंट्री आपको देखने को मिलता है, ये क्या 36 से 51 है मेरे लाल, आर्टिकल 36 से 51 है, यानी पार्ट 4 आपको देखने को मिल जाएगा। यहां अगर मैं चर्चा करता हूं राष्ट्रपति का चुनाव, ये आर्टिकल 55 में है, और यह आर्टिकल 80 के क्लॉज 2 में है, आर्टिकल 80 के क्लॉज 2 में है। नेक्स्ट आप इसमें लिख लेना फ्रांस। फ्रांस से क्या चीज ली गई है? फ्रांस से क्या चीज ली जाती है? पहला गणतंत्र शब्द लिया गया है, गणतंत्र शब्द लिया गया। प्रस्तावना में जो प्रयोग है गणतंत्र शब्द रिपब्लिक, रिपब्लिक टर्म लिया गया। और साथ ही साथ आप समझना स्वतंत्रता और बंधुत्व, स्वतंत्रता शब्द है और बंधुत्व शब्द है। स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द यहां से लिए गए, ये शब्द भी आपको यहां से लिए गए, इनके बारे में स्वतंत्र और बंधुत्व शब्द भी आपके यहां से लिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस के बाद आपको देखने को मिलता है रूसिया, रूस आपको देखने को मिलता है, रशिया। उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर देखने को मिलता है, जो सोवियत संघ के नाम से भी प्रचलन में था उस समय, याद रखना। और बेटा ब्रदरहुड नहीं बोलते इसको, फ्रेटर्निटी आप बोलेंगे, इसको फ्रेटर्निटी आप बोलेंगे, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आप बोलेंगे, ब्रदरहुड नहीं बोला जाता। रशिया से आप क्या देखेंगे? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। 51 ए भाग लिया गया है, जो संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत आता है, और ये आर्टिकल है। दूसरा मूल कर्तव्य के बाद यूएसएसआर सोवियत संघ में फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और एक और चीज, ठीक है चलो, जो आपको यहां से ली गई है उसको भी समझिएगा। रशिया से एक और चीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, राजनीतिक न्याय की अवधारणा, इन तीनों के न्याय की अवधारणा, इन तीनों के न्याय की अवधारणा वो भी यहीं से ली गई है। इन तीनों के जो जस्टिस की नॉलेज है वो भी यहीं पर ली गई, कि इन तीनों का जस्टिस कैसा होगा वो भी यहीं पर बता। सचिन भाई कैसे हो? बढ़िया हूं भाई, आप बताओ। ठीक है, तो आपके ये हो गया। इसके बाद बचता है आपके कंट्रीज, बहुत लिमिटेड बचे हैं, एक है साउथ अफ्रीका और एक जापान। साउथ अफ्रीका बचा है और एक बचा है जापान, बात खत्म हो जाएगी। साउथ अफ्रीका से लिया गया आर्टिकल 368 संशोधन है, आर्टिकल 368 है संविधान का संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। और दूसरा यहां से लिया गया है कि जितना भी हमारे यहाँ राज्यसभा सदस्य होते हैं, इनका चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव आपको यहां देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है जापान। जापान के बारे में समझिए, जापान के अंतर्गत हम समझते हैं जापान क्या कहता है। सर जापान के अंतर्गत एक और चीज आपको देखने को मिलती है, वो और बताइए। सर फ्रांस से एडहॉक जजेस भी लिए गए, बिल्कुल लिए गए हैं एडहॉक जज, बट एडहॉक जज केवल सुप्रीम कोर्ट वाले, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 127। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यहां पर ये लिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, याद, इसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, याद रखा। जब ये सारे आप देखें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, देन बताएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे देन मुझे बताएंगे। स्क्रीनशॉट लिया आपने, शाबाश। अब यहां पर बाकी चीजें समझेंगे कि बाकी चीजें कैसे चलती। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, मैं एक ये पूछ रहा था कि आप में से टीचिंग की तैयारी भी करते हैं क्या कुछ लोग? सर जापान से सिविक साइंस भी लेना चाहिए था। अरे बेटा लेट्स, सिविक साइंस की बात ना करो भाई, लोग सिविक साइंस के ऊपर फालतू में रील बना देते हैं, क्या बात कर रहा हूं। ठीक है किस मामले में विनर की बात चली है सुष्मिता? ठीक बात, ठीक है, ठीक, डन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप ये नोट कर पाए तो देन हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा संविधान बन के तैयार हो। अब मान के चलिए ये है आपका संविधान, अभी मैं यहाँ पे बना के तैयार करता हूँ। ठीक है, चलो भाई, एमपी के लिए तो चीजें होगी ही होगी एमपी के लिए, और बिहार के लिए तो चीजें होंगी ही होंगी। एमपी और बिहार के लिए शेड्यूल पैक है भाई साहब, कल पूरे दिन रिकॉर्डिंग चलनी है मेरी। ये नहीं, ये आपको क्या देखने को मिलता है? भारतीय संविधान। यह आपको देखने को मिल रहा है भारतीय संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब हम समझते हैं तो इसके तीन खंड, क्योंकि मैंने आपको बताया, राइट, तीन खंड मैंने आपको इसके बताए थे कि भाई पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। मेरे ख्याल से आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ भी पाए। देन मैंने बताया था कि भाई एक बार अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए, अगर एक बार आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए तो बात खत्म है यहीं पे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए, फिर संविधान का बनना समझना होगा, संविधान बनना आपको समझना होगा। फिर अगर आप इसकी मेकिंग समझ गए एक बार, संविधान का बनना अगर एक बार समझ गए, तो तीसरी चीज आपको जो समझनी होगी यहाँ, वो चीज क्या होगी? देखो, अगर हम इसकी तीसरी चीज समझेंगे यहाँ पर, वो होती है संरचना। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको यहाँ समझना। अब स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो ऊपर की दोनों चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी, अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें कि सर संरचना कैसे समझी जाती है। तो मेरे लाल, संरचना को समझना आप कैसे समझो? संरचना को तीन हिस्सों में समझा जाएगा। पहले होती है प्रस्तावना, यानी पहले होती है प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद होती है अनुसूची, अनुसूची के बाद होती है भाग। भाग पहले कितने थे? 22 थे। वर्तमान में अगर हम देखते हैं, अभी वर्तमान में अगर ऑर्डर के बेसिस पर जाओगे तो आज भी 22 है, बट अगर काउंट के बेसिस पर जाओगे, संख्या के प्रकार से जाओगे, क्रम से जाओगे तो 22 ही है, संख्या से जाओगे तो 25 हो चुके हैं। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद का हिसाब किताब भी ऐसा ही है, 395 थे। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, क्रम के हिसाब से जाओगे आज भी 395 है, संख्या के हिसाब से जाओगे तो ये बढ़ चुके हैं, और संख्या के बेसिस पर ये हो चुके हैं 470, 468 से भी अधिक हो चुके हैं, 468 प्लस ये हो चुके हैं। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची आपको जो देखने को मिलती है, प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 4 एड ऑन होंगे, 12 हो चुकी है। प्रस्तावना आपको देन यहां पर देखने को मिलती है, प्रियम्बल देखने को मिलती है। ठीक बात है, ये सिंपल है, प्रियम्बल जैसे पहले थे वैसे ही। अब यहां पर हम समझते हैं इसके बारे में बहुत जरूरी बात है कि अगर आप प्रियम्बल को समझना चाहते हैं, मान के चलिए आप प्रियम्बल को समझना चाहते हैं, तो प्रियम्बल के बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, देन अनुसूची, धन भाग, और उसके बाद ही आगे आने वाले 8 से 10 दिनों में पूरा का पूरा ये मैटर ही आपका क्लोज हो जाएगा।
चैप्टर ही क्लोज हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे, आगे बढ़े। सर आपकी जैसे जीएस करने में कितना टाइम लगेगा यार, वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जैसे मैंने तैयारी करी है 4 साल के आसपास, ठीक है, 4 साल के आसपास तैयारी करी है, ठीक है, उसमें एग्जाम भी निकाले हैं, पढ़ाना भी शुरू करा है, तो ये होता है। सब पूरा पॉलिटी कराओगे बेटा, सिर्फ पॉलिटी नहीं, पहले पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन स्टैटिक, देन आपके मिसलेनियस टॉपिक्स जो आते हैं वो सब, मतलब ये पूरे जीएस का चैनल हमेशा की भांति। हिस्ट्री का बैच कहाँ मिलेगा? आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं मेरे लल्ला, बाकी ऐप पर मिलेगा। आगे हम देखते थे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से, ठीक है, प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। ये है भाई साहब आपकी प्रियम्बल, ठीक है, ये है भाई साहब आपकी प्रियम्बल, और प्रियम्बल का मतलब होता है परिचय। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र और उसकी आत्मा है, जो भारत के शासन की प्रकृति और स्वरूप, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। इस संविधान के मूल्य और संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को विस्तार से समझाती है, बताती है आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो मेकर्स का जो एक आइडल रहता है कि वो क्यों बना रहे हैं संविधान, इसके पीछे अगर आप समझना चाहते हो तो वो प्रियम्बल ही आपको समझा सकते, ठीक है, याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए फटाफट से। देवशीन भाई अभी 3 बजे तक क्लास जो लेने का हिसाब किताब है ना, वो तब आएगा जब पेपर आने वाले होंगे, है ना, टेंशन मत ले। क्या पेपर से पहले हो जाएगा? जी हाँ, पेपर से पहले हो जाएगा। सर हरियाणा वालों के लिए भी कुछ करो भाई, हरियाणा वालों के लिए तो बहुत तगड़ी चीज कर रहा हूं मैं। डुग्गू एक बार बताओ इसको, हरियाणा वालों के लिए क्या चल रहा है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए, अगर आप ये समझ पाए तो हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो भी इसको देख लेंगे मेरे लाल। ये आपकी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस कितने प्रकार का दिया गया है सर? जस्टिस दिया गया 3 प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का दिया गया है, स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस या फ्रीडम कितने प्रकार की देखिए, लिबर्टी कितने प्रकार की, लिबर्टी सर लिबर्टी इसके अंतर्गत दी गई है 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता दी गई है प्रतिष्ठा की, जो इक्वलिटी दी गई है या समानता की बात करते हैं, समानता, समानता दी गई है 2 प्रकार की, किस चीज की है सर? अवसर की और प्रतिष्ठा की। अखंडता जो दी गई है, एकता और अखंडता, ये भी 2 प्रकार की है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की। अखंडता यानी अगर बंधुत्व की भावना देखेंगे वो किस लिए है? व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और देश को एकता व अखंडता के साथ स्थायी बनाया जा सके, ये चीज यहां पर की गई है। यह आपको पता लगता है यहां पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत जरूरी होगा कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट रखते हैं। ठीक बात है,
समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आशीष तिवारी कह रहे हैं कि प्रणाम सर, आई एम आशीष। राम राम भाई साहब, मेरा नाम जीत राणा है। लो फिर आकाशवाणी तक अगली आवाज। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर, अलग अलग लोगों ने कुछ अलग अलग कथन दिए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बातें बहुत जरूरी हैं कि प्रस्तावना को कौन क्या कहता है। जैसे चिल्लू नाम का अपना बच्चा है क्लास के अंदर, जैसे चिल्लू है, इसका नाम है, क्लास में एक बच्चा जिसका नाम चिल्लू है। इनकी महिला मित्र इनको चिल्ली कहती हैं, इनके घर वाले इनको चिमटा बोलते हैं, इनके पड़ोसी इनको चिलम बोलते हैं। तो इनके नाम बहुत अलग अलग हैं और वो इनके काम के आधार पर है? जैसे आपके घर वाले आपको भी अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर आप खा खा के मोटे हो गए तो घर वालों ने देखा बहुत खाता है, इसका नाम मोटा रख दो, राइट। घर वालों को पता लगा कि आपका रंग गोरा है तो घर वाले आपको कालू कहने लगे कि कहीं मेरे को नजर ना लग जाए, इसको कालू कह देती हूं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपके नाम को समझा जाता है। अब यहीं पर हम समझते हैं कि भाई गजेंद्र गढ़कर क्या कहते हैं। वो कहते हैं किसी ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है, ये की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कहा कि यह बताती है कि संविधान रूपी ताले को खोलने और उसके विषय वस्तु को समझने के लिए प्रस्तावना की आवश्यकता है। ये गजेंद्र गढ़कर ने कहा, दिस इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? गजेंद्र ने कहा, ठीक है। के एम मुंशी क्या बोलते हैं? के एम मुंशी कहते हैं कि यह संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, जन्मपत्री, हॉरोस्कोप कहा जाता है। जन्मपत्री क्या होती है? जब आप विवाह के लिए जाएंगे तो जिस चीज की जरूरत होगी, वो कुंडली होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हमारा एक मित्र था, उसका विवाह होना था, तो पंडित जी से उसने फर्जी कुंडली बनवा ली। मतलब अलग ही लेवल का आदमी था वो, उसने फर्जी कुंडली बनवा ली। और जो फर्जी कुंडली बनवाई थी वो तो उस लड़की से मैच नहीं करी, मतलब प्रेम विवाह था उनका, तो वो तो उस लड़की से मैच नहीं करी जो उनकी प्रेमी थी। जो वास्तविक कुंडली थी वो मैच करने वाली थी, तो फर्जी कुंडली बनवा के ले गए कि 36 के 36 गुण मैच करा दूंगा। तो लड़की के साइड वाले पंडित ने मना कर दी कि जी लड़का तो मंगली है, दिक्कत हो गई। फिर बाद में दोबारा से उसकी रियल कुंडली भेजी गई, तब जाके उनका जो रिश्ता है, विवाह है, वो पूरा हो पाया। नाना पालकी वाला, इनका पालकी का काम होगा, नाना पालकी वाला बोला जाता है। प्रसिद्ध वकील नाना पालकी वाला ने कहा कि पुस्तक बी द पीपल में प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ठीक बात। तो इसमें इंट्रोडक्टरी लेटर या आइडेंटिटी कार्ड इसको कहा जाता है, इसमें भी याद रखो, आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। ओके कन्हैया भैया, मैं कन्हैया, बलराम मेरा बड़ा भैया। याद आया कुछ? चलो आगे हम बात करते हैं। ठाकुर साहब देखो, ठाकुर भार्गव दास के बारे में याद रखना, ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास जी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं? अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं? अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा कहा गया है कि सर राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए अगर हम देखें, दिस इज की नोट, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थियरी में कहते हैं की नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये की नोट आपको देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे, बेहतरीन। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ध्यान रखना आवश्यक है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ये कंफ्यूजन पॉइंट है एक बात, दिस इज कंफ्यूजन पॉइंट आपको देखने को मिल जाए, ये कंफ्यूजन पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, परफेक्ट है, इसको हम याद रखना। नहीं अभी तो एक भी नहीं है, खुशबू नोट करिए इसको। आगे हम बात करते हैं, आगे समझिए हम कि प्रस्तावना से प्राप्त होने वाली 4 जानकारियां कैसी कैसी हैं, बात को समझिए। संविधान का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पावर संविधान में क्या है? सर सोर्स ऑफ पावर यहां देखने को मिलती है जनता, याद रखिएगा। संविधान का स्वरूप कैसा होगा? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल आपको देखने को मिल जाएगा। अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है भारत का संविधान का स्वरूप, मतलब इसके अंदर एकात्मक गुण भी है और इसके अंतर्गत आपको एकात्मक के साथ साथ संघात्मक गुण दोनों ही देखने को मिलते हैं।
क्वासी फेडरल का मतलब हुआ कि एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के गुण हैं, एकात्मक गुण भी है और संघात्मक गुण भी है, मतलब यूनिटरी गुण भी है और फेडरल गुण भी है। शासन का नेचर ऑफ गवर्नेंस आपको जो देखने को मिलती है सेम है यार, नेचर ऑफ गवर्नेंस आपको देखने को मिलती है सर, ये भी आपको देखने को मिलती है कि सर ये है फेडरल, फेडरल टुवर्ड यूनिटरी, यूनिटरी एक ऐसा संघ जो एकात्मकता की ओर बढ़ रहा है, एकात्मकता की ओर बढ़ता हुआ संघ इसको कहा जाता है। और अधिनियम की तिथि क्या, डेट ऑफ एनेक्टमेंट कितनी है, 26 नवंबर है 1914। संविधान को कब एनेक्टमेंट किया गया, वो यहां पर किया गया है। मास्टर जी आपने बोला था कि मैं सभी बच्चों को गोद ले रहा हूं, ठीक है ले लिए गोद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो। इसको भी याद रखना, संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य का भी कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से हमें चार बात बताती है, मैंने आपको चारों बातें बताई। फेडरल टुवर्ड यूनिटरी का मतलब क्या है, यानी संघात, एक संघात्मक, संघात्मक स्थिति के साथ, संघात्मक स्थिति से, संघात्मक स्थिति से एकात्मकता की ओर बढ़ने वाला, एकात्मक की ओर, संघात्मक स्थिति से एकात्मक की ओर देखने को मिल जाएगा, ठीक है याद रखना पंडित, याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं इसको और समझना, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पे ये कैसे पता लगता है कि यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आज भी आप प्रियम्बल पूरी पढ़ रहे हैं, कि इससे ज्यादा तो प्रियम्बल में हो ही नहीं सकता, जिस दिन आपको ये शक हो जाए कि आपको सब कुछ आ गया है, उस दिन आप मुझे कॉल करके पूछ लेना कि सर हमें सब कुछ आ गया है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा सेम टॉपिक में से जो आपको आ चुका होगा, और फिर आपको पता लगेगा कि अभी आपको कुछ नहीं आया है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ सब कुछ आ गया तो नहीं आया। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो शक्ति के स्रोत को दर्शाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब शक्ति के स्रोत लोग हैं। भारत में लोकप्रिय पॉपुलर सॉवरेनिटी है, भारत की जनता है, तो लोकप्रिय सत्ता का अर्थ है कि देश की सारी शक्तियां भारत के लोगों से प्राप्त होती है, क्योंकि जनता ही प्रतिनिधि को चुनकर उन्हें शक्ति प्रदान करती है, तो हम भारत के लोग, ये चीज मैंने अभी बहुत ध्यान से बताई थी। आगे हम बात करते हैं, ओके बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अधिनियमन की तिथि। मैं आपको बता चुका हूं कि अधिनियमन की तिथि जस्ट अभी मैं बता के हटा था कि भारत के संविधान के अधिनियमन की तिथि कितनी है। तो भारत के संविधान की अधिनियमन की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस बेसिस पर ही हमें पता लगता है कि भारत के अधिनियमन की तिथि आपको देखने को मिलेगी 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि सर जो प्रस्तावना है इससे संबंधित कुछ मामले देखने को मिलते हैं कि सर क्या प्रस्तावना जो आपको देखने को मिलती है, क्या इसमें कभी संशोधन हो सकता है, क्या प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, याद रखना लिखेंगे। संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन संभव है क्या, प्रस्तावना में संशोधन, आप समझिएगा, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, कि जो प्रस्तावना है आपकी, क्या इसके अंतर्गत संशोधन हो सकता है, कि सर क्या जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संशोधन हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, कैन प्रियम्बल अमेंडमेंटेड, कैन प्रियम्बल बी अमेंडमेंटेड, अमेंडमेंटेड, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है।
ठीक है, याद रखिए। ओके, ठीक है। क्या इसमें प्रस्तावना में संशोधन संभव है? तो इसका साधारण सा जवाब है, प्रारंभ में या संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं है। संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं था। संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं था। संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं, स्वरूप में ऐसा नहीं था, नहीं था। अब भाई अगर संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं था तो ऐसा क्यों नहीं था, बताइए। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो दरअसल क्या होता है, इस बात को बहुत डीपली समझना कि आर्टिकल 368 क्या कहता है। आर्टिकल 368 में प्रक्रिया क्या बताई गई है। संविधान में संशोधन के लिए आर्टिकल 368 यूज किया जाता है, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक बड़ी ही खास चीज बताई गई है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान के भागों में संशोधन कैसे होगा। इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है, इसके अंतर्गत जो प्रोसीजर दिया गया, प्रक्रिया अर्थात यहां जो प्रोसीजर आपको दिया गया है, प्रोसीजर आपको दिया गया वो समझिए। सर आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो प्रोसीजर दिया गया है उसकी बात करते हैं। प्रोसीजर जो आपको दिया गया है हम उसकी बात करते हैं कि सर यहाँ प्रोसीजर बिल्कुल साफ है, एग्जैक्ट सटीक प्रोसीजर दिया गया है। और प्रोसीजर का मतलब केवल इतना है कि सर जी प्रोसीजर हमें यह बताता है कि किस प्रकार से, मतलब किस तरीके से, मतलब होता क्या है। अच्छा, इसमें प्रक्रिया दी गई है संविधान के भागों में परिवर्तन, संविधान के भागों में संशोधन, संविधान के भागों में संशोधन, संविधान के भागों में संशोधन के ऊपर चर्चा की गई। तो इसमें समझना संविधान के भागों में संशोधन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यही बात की गई है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, कि संविधान के भागों में आप संशोधन कैसे कर सकते वो आपको यहां पर बताया गया। ठीक बात, ओके। तो एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं, लेकिन प्रस्तावना तो भाग ही नहीं है। प्रस्तावना किस भाग में आती है संविधान के, में बताओ जरा। तो प्रस्तावना तो भाग में ही नहीं आती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। एग्जैक्टली अब पता लगा कि सर ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि ऐसा तो बताया ही नहीं गया। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो, तो वो समझिएगा, वो देखना कि भाई इसके अंतर्गत चर्चा कैसे हो। अगर हम प्रस्तावना में संशोधन संभव है लेकिन संविधान के मूल स्वरूप में ऐसा नहीं है, तो हम बात करते हैं वो चीजें कैसे आपको देखने को मिलेगी। तो सर आपको यहीं से पता लगेगी मूल स्वरूप में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें केस आपको देखने को मिलते हैं। पहला केस है आपका बेरुवारी का मामला। बेरुवारी का मामला है। अच्छा, बेरुवारी किसका नाम है एक बार बताना। बेरुवारी मामला किसका, एनडी बेरुवारी का केस है ये, 1960 का केस है। बेरुवारी बताना क्या चीज है यार, बेरुवारी किसी व्यक्ति का नाम है क्या। अरे अच्छा, देवशीन और बल्लू तुम दोनों तो एक दूसरे का कांटेक्ट है आप दोनों के पास, क्या आप दोनों के पास एक दूसरे का कांटेक्ट है? अगर है तो एक काम करना देवशीन भाई, क्लास के बाद आप हमें टेक्स्ट कीजिएगा और बल्लू से कनेक्ट कीजिएगा। ये क्यूनियन है भाई, यह एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है, एथेराइट ये आपका एक हिस्सा है। तो बेरुवारी का जो मामला है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेरुवारी यह बंगाल का एक क्षेत्र है, यह बांग्लादेश की भूमि है, की भूमि है, एग्जैक्टली बांग्लादेश की भूमि है। तो बेरुवारी मामले में स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ना ही आत्मा है। जो प्रस्तावना है, जो हम प्रस्तावना को देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, ना ही है संविधान की आत्मा है, ना ही ये संविधान की आत्मा है। इसका कोई भी संविधान से लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली प्रस्तावना तो सिर्फ और सिर्फ संविधान को समझने की कुंजी है, यह संविधान समझने की कुंजी है, ये बात कही गई थी। इसमें केवल एक ही बात आती है कि प्रियम्बल क्या है, की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये केवल की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो उसको समझने की जो की है वही आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली चर्चा की हम बात करते हैं, वो समझिए। नेक्स्ट हमें डिस्कशन यहां पर देखने को मिलता है बेरुवारी मामले के बाद केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती का केस है, केशवानंद भारती 1967 में कहा जाता है। इसके अंदर जो वकील साहब थे उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला वकील थे यहाँ पर, और उन्होंने एग्जैक्टली कहा था, ठीक है याद रखना, इस मामले में कहा गया है कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। इसमें कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, धान की आत्मा है पर भाग नहीं है, आत्मा है। लेकिन एडिट अभी भी नहीं हो सकता क्योंकि संविधान के भागों में संशोधन की चर्चा की गई और ये भाग नहीं बनी है। तो लास्ट में जाके केशवानंद भारती का केस है, अरे गोलकनाथ का केस था, आई एम सॉरी भाई, ये गोलकनाथ का केस था, गोलकनाथ का केस था। ये गोलकनाथ का केस था जो यहां पर मैंने आपको बताया, गोलकनाथ का केस था 19, गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, पीवी पंजाब भारती वर्सेस केरल का केस है 1973। इसके अंतर्गत एग्जैक्टली कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान को समझने की कुंजी भी है और आत्मा भी है। इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना आत्मा भी है। अब प्रस्तावना ना केवल आत्मा है बल्कि प्रस्तावना संविधान को समझने की आत्मा है, और प्रस्तावना ही संविधान को समझने की आत्मा के साथ साथ प्रस्तावना ही संविधान को समझने के लिए भाग भी है, प्रस्तावना भाग भी है। जैसे ही ये कहा गया तुरंत ये चीज वेरीफाई हो जाती है, ठीक है याद रखना कि भाई जैसे ही ये कहा गया तो संविधान के भागों में संशोधन, तो यह आर्टिकल इस पर लागू होना शुरू। इस वजह से मूल संरचना की थ्योरी भी देनी पड़ी थी, मूल संरचना की थ्योरी भी देनी पड़ी थी। ठीक है, चलो अब हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बात को समझिए। अब यहीं पे जो चीज मैंने ऐसे बताई है उस चीज के लिए ना मैंने क्या कहा है, उस चीज के लिए मैंने स्लाइड्स भी बनाई हुई है, ठीक है। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका मार दो या फिर ये देखो डिजिटल स्लाइड्स। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में हो सकता है या नहीं इस बात पर निर्भर था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन हो सकता है, यदि अंग नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। और इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख केसेस देखने को मिलते हैं, और ये प्रमुख केसेस क्या थे। नेक्स्ट है आपको 1960 में राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 143 से सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गड़कड़ से सलाह मांगी थी। इस केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, चाबी है, ताला है, अलग अलग होती है, इसलिए न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्योंकि इसे अंग नहीं माना गया इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे, राइट। ये आपका है बेरुवाड़ी केस का रेफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं 1973 का बेरुवाड़ी केस के 13 वर्ष के बाद 73 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने प्रस्तावना में कहा कि यह अंग है, संशोधन हो सकता है, परंतु न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि संशोधन से संविधान का मूल ढांचा, न्याय, स्वतंत्रता आदि के आदर्श नहीं बदलने चाहिए। तो यह तो मैंने जो चीज अभी आपको बहुत अच्छे प्रकार से रिटन फॉर्मेट में समझाई वो स्लाइड पे आप ऐसे समझ सकते हैं। मजा आया? याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या आज तक संविधान में कभी संशोधन हुआ है? वर्तमान तक संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो संशोधन आपको अगले पेज पर बताया गया है। वर्तमान तक केवल संविधान में एक ही बार संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ। वो देखिए किस प्रकार से हुआ है। वर्तमान तक हमारे संविधान में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो वर्तमान तक संशोधन कितनी बार हुआ है वो समझिए। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1906, प्रस्तावना में
केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक ही बार संशोधन, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, यानी अमेंडमेंट केवल और केवल एक बार आपको देखने को मिलता है। अब तक केवल एक बार हुआ है, केशव भारती के आधार पर 42वें संविधान संशोधन किया गया। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म जोड़े जाते हैं। मजा आया? शाबाश। इसका पीडीएफ मिलता कहां है? बहुत बच्चों को इसमें दिक्कतें हैं। पीडीएफ कहां मिलता है? आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है आपका पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, यूपी टेट के लिए हालांकि मैंने पूछा था कि इसका भी अलग भौकाल है, बताइएगा भाई अगर आप इस चीज के लिए एग्री हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में जो फेमस शब्द हैं, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, बात को देखिएगा, ठीक है, समझिए। अच्छा, ये वाला स्लाइड आप समझना, थोड़ी प्रस्तावना की थियरी को समझना। प्रस्तावना की थियरी है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 में पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही, जो 22 जनवरी को पारित हुआ था, 1947 में पारित हुआ था, वही आगे चल के प्रस्तावना बना। ये प्रस्तावना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है ये चीज, ठीक बात, ओके। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्रस्तावना में कुछ शब्दों का उल्लेख है जिनको हमें समझना होगा। प्रस्तावना में शब्दों का उल्लेख है जिसको हम समझते हैं। लिखें, प्रस्तावना के अंदर किए गए प्रमुख शब्दों का उल्लेख। बोर्ड का कलर ठीक है या दोबारा से नॉर्मल करूं? मुझे उस कलर पे पढ़ाना पसंद है, मैरून कलर है, ठीक है, याद रखना। समझते हैं प्रस्तावना में प्रमुख शब्दावली कैसे है। प्रस्तावना में प्रमुख शब्दावली कैसे है? तो प्रस्तावना में प्रमुख शब्दावली की चर्चा करते हैं, वो कैसे है? इंपोर्टेंट टर्म्स इन प्रियम्बल, इंपोर्टेंट टर्म्स इन प्रियम्बल, प्रियम्बल कि प्रस्तावना में आपको प्रमुख शब्द कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो इन शब्दों की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द आपको देखने को मिलेगा इसमें समाजवादी, पहले आप समझना, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, संप्रभु संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, 3 शब्द तो ये हुए। गणतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुत्व संपन्न। एक है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, और अखंडता है। अखंडता देखने को मिल जाए, ये टर्म्स आपको देखने को मिले, ठीक बात। अब हम इन्हीं टर्मों के बारे में डिस्कशन करते हैं एक एक करके। अब जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे एक बच्चे का कहना है कि सर ये दोनों शब्द तो सिमिलर है, मैं इन दोनों में ही पहले हैंड रिटन फॉर्मेट में इनकी धज्जियां उड़ाते हैं, फिर मैं आपको स्लाइड फॉर्मेट में भी दिखाऊं। इन दोनों ही टर्म्स के बारे में समझना। और अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि आप मेरा एक छोटा सा काम था, मेरा एक छोटा सा काम अगर आप मेरा कर पाओ, अगर हो पाए तो, अगर आपके किसी दोस्त ने पेड बैच खरीद रखा हो, मेरा नहीं किसी और का, मेरे अलावा किसी और का पेड बैच खरीद रखा हो, मेरा पेड बैच है तो बात अलग है, तो आप उसको इन क्लासेस को दिखा देना और उससे फिर वो पूछना कि लाडले कैसी रही, ये पूछ रहे हैं। अगर मैं गणतंत्र की बात करता हूं, रिपब्लिक की बात करता हूं, तो रिपब्लिक टर्म जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां का शासन
जहां का शासन निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा हो, निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा। अगर आप इसको यहीं पर रोक दोगे तो ये गणतंत्र की वास्तविक परिभाषा नहीं, यह आधी परिभाषा है। शासन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा तो हो ही, मतलब रूल बाय इलेक्टेड मेंबर तो हो ही, रूल बाय इलेक्टेड मेंबर या इलेक्टेड चेयरमैन। बट इसके बाद अगला पॉइंटर इसमें जुड़ता है कि वह वंशानुगत ना, वह वंशानुगत ना, ठीक है, वह अध्यक्ष द्वारा हो और वंशानुगत ना हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशानुगत न हो। मस्ट नॉट हेरिडिटरी, मस्ट नॉट हेरिडिटरी, तो लिखा जाता है मस्ट नॉट हेरिडिटरी, मस्ट नॉट हेरिडिटरी, मस्ट नॉट हेरिडिटरी, कि वह वंशानुगत भी नहीं होना चाहिए, तभी बात बन सकती है, अन्यथा नहीं बनती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतंत्र की, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि सर शासक लोगों द्वारा चुना जाए, शासक लोग चुने लेकिन स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करके। यहां पे ना डेमोक्रेसी की किताबों में इतनी है कि शासक लोग चुने, बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर इतना तो पूरा नहीं है, यह आधा है, अधूरा है। पूरा कब होगा कि शासक लोग चुने स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से, चुनाव द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन ने नई डेफिनेशन दी है, तो मैं वही बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, तो ही डेमोक्रेसी है, नहीं तो नहीं। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जहां कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, जहां कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, न हो, ठीक है। पहला तो इंपॉर्टेंट वही है कि जहां कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर पर डिसीजन लिया जा सके, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों निर्णय लिए जा सके, दोनों निर्णय लिए जाएं, निर्णय लिए जा सके। और एक और बात कि सर यहां संप्रभुत्व संपन्न तभी कहलाएगा जब संविधान स्वयं का बनाया, संविधान स्वयं का बनाया होना चाहिए, संविधान स्वयं का बनाया हो, संविधान स्वयं का बनाया हो, कोई विदेशी संविधान ना। इंडिया क्या है वर्तमान में? इंडिया सॉवरन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। सर ये जो है ना, ये किसने कहा था सर, बता दो बेटा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते थे। बट इसका कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अभी नहीं दी थी। वर्तमान में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है जो लिखवा रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 में इसको दिया गया है। आए है क्या बात सर, डेमोक्रेसी को बताने में एक पेज लगता है बेटा, 2 मिनट रुक जाएगा, क्योंकि आगे मैं स्लाइड पे भी बताऊंगा। एक पेज में है जॉक्स, जॉक्स सुनाते हो मुझे। समाजवादी में क्या होता है, जहां शासन लोगों के भलाई के लिए हो, शासन जब लोगों की भलाई के लिए हो, शासन जब लोगों की भलाई के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो, भलाई के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो। एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर वेलफेयर, याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर, फॉर वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर वेलफेयर के लिए, याद रखना। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर, जिस देश का अपना कोई पंथ ना हो, कोई ग्रुप ना हो, राइट। जब देश का अपना कोई ग्रुप धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर,
अच्छा, अगर मैं कल को ये कहता हूं कि भारत क्षत्रियों का देश है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर मैं यहां पर ये कहूं कि भारत क्षत्रियों का देश है, क्या मैं कह सकता हूं? नहीं कह सकता। एग्जैक्टली ग्रुप नहीं बन सकता। देखो, सेक्युलर होने में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर मैं देश को सेक्युलर डिक्लेयर करता हूं तो मैं ये भी नहीं कह सकता, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे अभी कर रहे हैं, कि सिर्फ भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। एग्जैक्टली सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता बेटा, उसका मतलब होता है रिलीजियस सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है जिसका कोई आपस में ग्रुप ना हो, जब कोई ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो। धर्म से इसे रिलेट करते हो, ये बहुत छोटी सोच हो गई। धर्म का मतलब होता है रिलीजियस सेक्युलर। अगर मैं कहूं कि भारत क्षत्रियों का देश है, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रुप नहीं हो सकते। इसमें सेक्युलर होने में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि मैं कल को यह भी नहीं कह सकता कि भारत में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय भी एक ग्रुप होता है और संविधान के अकॉर्डिंग हमारा एक ग्रुप नहीं हो सकता। इसीलिए मैं इस बात को हमेशा आपको दिखूंगा ये कहता हुआ कि सेक्युलर नहीं है, हम सब भाई भाई भी हैं, ये कहने के लिए भी आपको सेक्युलर टर्म को हटाना पड़ेगा। ये बात अगर तुम्हारे समझ में आई है तो तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर रही है। जहां कोई विशेष धर्म, जहां कोई समूह ना हो, जहां कोई समूह न हो, जहां कोई समूह ना हो, अब वो समूह किसी भी बेसिस पर हो सकता है, वंश, धर्म, जाति, वर्ग, किसी बेसिस पर भी हो सकता है। इसको आप केवल धर्म तक सीमित मत कीजिए। ये मीडिया वालों ने कर रखा है, आप क्यों सीमित कर रहे हैं? अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सके, नॉट इंटीग्रेटेड। क्या नॉट इंटीग्रेटेड, टुकड़े ना हो सके, टुकड़े ना हो सके, टुकड़े न हो सके। जहां टुकड़े ना हो सके आपको देखने को मिलता है। याद रखेंगे, शाबाश। एग्जैक्ट टर्म मैंने आपको समझा, ठीक है, याद रखिए। यूपीएससी का क्लास भाई अभी नहीं चलता, कुछ समय बाद चलेगा। राम राम भाई बल्लू। अरे भाई, ये जिस बच्चे को इशू आ रहा है, एक इशू आ रहा है इसको, आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए 8923395887। आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा दीजिए, आपका तूफानी सॉल्यूशन 6 घंटे में हो जाए। आगे हम बात करते हैं इन टर्मों को। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, स्लाइड्स में ना दिखाऊं, नहीं तो मैं स्लाइड्स पे दिखा देता हूं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा बीसीएस के। हालांकि मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं, कुछ शब्दों को बताने की कोशिश करता हूं। कई बार बच्चे शब्दों में इलझ जाते हैं, हालांकि मैंने काफी हद तक बताया, बट स्टिल लोगों को समझने में समस्या होती है। ठीक है, कि लोकतंत्र भी दो प्रकार का है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए है। एक डायरेक्ट होता है, जैसे स्विट्जरलैंड और कैंटन या प्रचान यूनान के पॉलिश शहर में था, यह बड़ी आबादी वाले देशों में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे कानून बनाती है, लोग ही कानून बनाते हैं। अब अप्रत्यक्ष में होता है, दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता किसी एक व्यक्ति को चुनती है, वो चल के कानून बनाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमें पता लगता है यहीं पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, भारत में जैसे 135 से 140 करोड़ आबादी के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है, रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी होती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में, विधानमंडल में कानून बनाने और शासन चलाने का कार्य करते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो इंडिया में चलती है। एक बच्चे को धर्मनिरपेक्ष समझ में नहीं आया है, डुग्गू को मैं धर्मनिरपेक्ष समझाता हूं। स्लाइड्स है नहीं। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब ये समझ लीजिए, भारत एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां सम्राट जैसे वर्तमान में चल सकते हैं, वंशानुगत। ठीक है, चलो मैं आपको इसमें समझा देता हूं एक टर्म जो आपको इशू क्रिएट कर रहा है, लिख के ही मुझे बताना पड़ेगा। इस पे ही मैं समझाता हूं, लीजिए।
यहां समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक टर्म में इशू आ रहा है धर्मनिरपेक्ष में और पंथ निरपेक्ष में, इसमें इशू आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश का कोई विशेष धर्म ना हो, जिस देश का कोई विशेष धर्म ना हो, विशेष धर्म ना हो, धर्म न हो, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, राइट? ओके। जबकि हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है जिस देश का कोई, जिस देश का कोई धर्म, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो ये धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। बट अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, जिस देश का कोई धर्म, जाति, वंश, वर्ग न हो, कोई भी समूह न हो, पंथ नहीं होना चाहिए, कोई पंथ नहीं होना चाहिए, राइट? कोई भी एक विचार को ना माने, कंसीडर ए सिंगल थॉट, ए सिंगल थॉट, वो पंथ होता है। जैसे पंथ होता है ना, पंथ का मतलब होता है कि सब लोग एक ही प्रकार की भावना को मानकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सही गलत मतलब नहीं, चले जा रहे हैं, ठीक है? वो चीज जो होती है मेरे लाल, वो चीज आपकी पंथ निरपेक्ष होती है। इनकी इंग्लिश में भी डिफरेंस है, बट धीरे धीरे मीडिया ने प्लस इंटरनेट के ऊपर आने वाले कुछ मतलब लोगों ने इसको बदल दिया। इसका मतलब होता है सेक्युलर, और इस टर्म का जो मतलब होता है वो होता है रिलीजियस सेक्युलर, और रिलीजियस सेक्युलर होता है, राइट? तो दोनों में ये डिफरेंस। अच्छा, एक और जरूरी बात जिसमें बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, अगर मैं यहां पर लिखूं कि भारत में सभी धर्म माने जाते हैं, क्या ये सेक्युलर है? भारत में सभी धर्म माने जाते हैं, माने जाते हैं, भारत में सभी धर्म माने जाते हैं, क्या ये परिस्थिति सेक्युलर को दर्शाती है? देखो, क्या ये जो टर्म है, क्या ये सेक्युलर को दर्शाता है? इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सेक्युलर, ये सेक्युलर नहीं है। देखो, सभी धर्मों का माना जाना ये रिलीजियस लेनियंट है, ये रिलीजियस लेनियंट आपका कहलाएगा, ना कि सेक्युलर। ये केवल रिलीजियस लेनियंसी दिखाएगा, ना कि सेक्युलरिज्म। तो ये सेक्युलरिज्म को दिखा ही नहीं सकता, ठीक है? चलो याद रखेंगे, बेहतरीन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक, ठीक है, सहिष्णुता, सहिष्णुता देखने को मिलेगी। अशोक अपने टेन्योर में रिलीजियस लेनियंट था, ठीक बात है, इसको नोट करना। फिर हम आगे बढ़ते हैं बाकी चीजों के बारे में। आगे बढ़े भाई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपके अनुसूचियों के बारे में। सर, इंडिया सेक्युलर नहीं है क्या? यह टर्म लिखा हुआ है, बट इंडिया सेक्युलर, ऑन एन एवरेज देखोगे तो इंडिया पूरा सेक्युलर नहीं है। इंडिया इज नॉट कंप्लीटली सेक्युलर, इंडिया कंप्लीटली सेक्युलर नहीं है। ओके, चलो। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे
मैं इतना बता रहा हूं, ये क्लास इतिहास रचेंगे, ठीक है, याद रखें। अगर कल को मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस क्लास के टाइटल को चेंज कर दूंगा, अगर बच्चों का रुझान उस प्रकार का नहीं रहा, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं कभी, क्योंकि मैं जबान दे चुका हूं ना आप लोगों को। हमारे यहां जबान की कीमत होती है, जो बिक नहीं सकती। अनुसूची की बात कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, अनुसूची वाले टॉपिक को हम कल कर लेंगे, आज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां से सीधा क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। हालांकि आगे नीचे इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे थे, भारत के नाम, इंडिया वगैरह, इन सब का जिक्र किया गया है इसमें, बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट यहां बनाए थे यार मैंने। राज्यों का पुनर्गठन भी मैंने बताया था, इवन इसके अंदर मैंने एक केस का भी डिस्कशन किया था। जो केस आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न या फिर इरोम शर्मिला का केस था, इरोम शर्मिला का केस था। और ये जो इरोम शर्मिला का केस था वो किसके लिए था? अफस्पा कानून के लिए था। तो अफस्पा कानून को भी मैंने बताया था। ठीक है भाई शिवम, मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। ये लीजिएगा। लिखते हैं, पहले सवाल के बारे में देखते हैं। सवाल की क्वालिटी हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है, 19-20 है, बट आप समझ जाए। सवाल आपके सामने खतरनाक लेवल है। बताएं, भारत संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर यह आधारित थी। संसद अब तक इसमें 2 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और उसके ऊपर यह प्रतिबंध लगाती है। बताएं फटाफट से। देखो इसका करेक्ट आंसर है कि सर इसमें दूसरा और तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कारण इसके पीछे का कारण है कि सही की बात करें तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही कि जी हाँ, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 में, इसी के बेसिस पर प्रस्तावना काम करती है और इसको 22 जन 1947 में यहां पर पारित किया गया था। और कमाल की बात यह थी कि यहां पर जब यह पारित होता है तो 22 जनवरी का दिन था। नेक्स्ट, संसद द्वारा अब इसे 2 बार संशोधन किया जा चुका है, संशोधन 1 बार हुआ है। क्या यह उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है? एग्जैक्टली प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ये संविधान की संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। इसमें कार्यकारी भी है, जुडिशियरी भी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा जाता है। इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं शामिल हैं जिनका झुकाव केंद्र की ओर। कमाल की बात है। जो व्हीलर है ना, केसी व्हीलर आपको देखने को मिलते हैं, केसी व्हीलर। क्या योग्य नहीं है? बल्लू क्या योग्य नहीं है मेरे लाल? आपने कहा ना योग्य नहीं है, क्या योग्य नहीं है? अल्लाह, देखो इसको समझिएगा, वास्तविकता में अर्धसंघीय होना सत्य है। भारत की प्रस्तावना वाकई में भारत को एक अर्धसंघीय स्वरूप प्रदान करती है। और अगर हम बात करें, इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं शामिल है जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और वाकई में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मॉरिस ने इसे कहा है कि संघ तो है लेकिन सौदेबाजी, और सौदेबाजी तो आप समझना कि इसमें होती नहीं है, क्योंकि तेरी नजरों में है मेरे सपने, तेरे सपनों में है सौदेबाजी। सौदेबाजी नहीं है, धोखेबाजी है भाई साहब। आगे बढ़ो। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, पूछा है
कि कौन सा सोर्स कहां से लिया गया है, इसके बारे में आप इसका चयन करेंगे और बताएं कहां से क्या लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम यूएसए, जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है, याद रखना। डीपीएसपी टेकन फ्रॉम आयरिश, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। ओके, अगला समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की समाजवादी प्रकृति का सही वर्णन करता है? जो टर्म सोशलिस्ट है इसका सही वर्णन कौन सा है? सर कह रहा है कि तथास्तु प्लेलिस्ट की 28 वीडियो हिडन है, वो कहां है? बेटा वो ऐप पे है, उसके लिए पैसा लगेगा। अगर फिर भी पढ़ना चाहते हो तो रोज 11:30 बजे लाइव आ जाया करो यूट्यूब पे, मैं आपको यहीं मिलूंगा। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि समाजवादी समाज। इसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को मतलब समाप्त करना है, असमानता को समाप्त करना होगा। यह उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को पूर्ण राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है। इट एडवोकेट फॉर द कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बताएं, देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म दर्शाता है किसको है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो हमें यहां से यही पता लगता है कि यार ये तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बट यहां तो समाजवादी शब्द का मतलब होता है समाज के गरीब, अज्ञान, बीमार लोगों को अवसर की समानता देना। वही तो समाजवादी है, वही तो समाजवादी है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज कहां तक जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब कभी तुम जीएस में हार थक के आओ, आपका तो मुझे भी पता है कि आप नहीं बताओगे। आप अपने पड़ोसियों को इन क्लासों के बारे में नहीं बताओगे जो क्लासेस मैं लेता हूं, क्योंकि आप खुद कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहते। बट अगर कभी सेलेक्ट हो जाओ तो 10 लोगों को बता देना आप कहां से पढ़े हो, ठीक है, इतना ही सही है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार आप सेलेक्ट जरूर होंगे, तो अब 10 लोगों को बता देना आप कहां से पढ़े हो, इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ढकोसेबाजी बहुत है, लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों को एकत्रित करके उनको वही सवाल कराए जा रहे हैं घिसे पिटे कि भैया समाजवादी शब्द कहां से लिया गया था, ये यूएसएसआर से लिया गया था, और ये भी नहीं बता रहे कि ये 1917 की क्रांति से लिया गया था, बस ये यूएसएसआर से लिया गया था। देखा मैंने कितना तड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया। अरे बच्चों को पहले से बताया वो, है ना, बच्चा वो चीज जानता है, बच्चा क्यों राजी हो रहा है? ओफो, मैंने तो, मुझे तो पता है, पेपर में जाकर उसके तोते उड़ रहे हैं, है ना, वो तो समझो। ये चीज मुझे फिर अजीब लगती है कि बच्चे एक तो पढ़ना नहीं चाहते, दूसरा जब वो उनको कोई अच्छा पढ़ा रहा होता है, ये मास्टर तो हार्ड पढ़ावे है, इसके द्वारा पढ़ने में फायदा नहीं भाई साहब, यो तो पुलिस के पेपर में भी कति पीसीएस का पढ़ावे है। तो भाई पढ़ लेगा तो हाजमा थोड़ी खराब हो जाएगा है, अगर एक बार पढ़ लिया तो भाई मौका तो है, दूसरा पेपर भी दे लेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय सरकार अधिनियम से ली गई है? जैसे निक्की का कहना है कि सर आप टीचर्स के लिए क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण ये है कि अन्य शिक्षकों के द्वारा अगर समन्वयता का माहौल बनाया जाए, अगर सब कोई अच्छे प्रकार से बच्चों को मेहनत के साथ पढ़ाए, तो शायद अब जो बेरोजगारी का स्तर चल रहा है वो इतना ना रहे। ठीक है, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है कि एक गरीब माँ बाप का जो बच्चा होता है, वो जब 1 साल मेहनत करके तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी? वो तो सोचो। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल, फेडरल स्कीम, संघीय योजना,
फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, और यूपीएससी लोक सेवा आयोग, ये लिए गए हैं। ये यूएसए से लिए गए हैं। फेडरल ऑफिस ऑफ गवर्नर ये यहां से लिया गया है, ठीक है, 1935 से। संघीय योजना, आपको अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी ली गई है। संघीय योजना, फेडरल स्कीम भी तो ली गई है, संघीय योजना भी तो ली गई है, 1 2 4 लिया गया है। इसके पीछे का कारण है ठीक है, क्या नहीं बताओगे भाई? संविधान के एक भाग में प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। बिरोवर यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, नहीं माना था, कहा था समझने की पूंजी है। केशवानंद में पिछले साल पिछले मत को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये सही है। प्रस्तावना में 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, इस शर्त के लिए मूल विशेषताओं में कोई संशोधन ना किया जाए, ये भी सही है। द प्रेम्बल कैन बी अमेंडमेंटेड आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज मेड टू द बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। निक्की, ये बात पहले तक सच थी कि टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे भी यही लगता कि सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट मैंने एक समय के बाद ये रियलाइज करा कि हाँ, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। बट मैं आपका सम्मान करता हूं और इस प्रकार की बातें आगे से हम नहीं कहेंगे। आगे हम बात करता हूं 7वें नंबर का सवाल, इसका हम बात करते हैं सर धर्मनिरपेक्षता। अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, फिर नो स्टेट रिलीजन इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल, कोई राज्य धर्म नहीं होता, नो स्टेट रिलीजन पहला ये हो जाएगा प्रकृति के साथ। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, याद रखना। रिपब्लिक, राज्य का निर्वाचित प्रमुख हो। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये ऑप्शन करेक्ट। अब जैसे बच्चों का कहना है सर क्या आपसे कभी गलती नहीं होती, मैं गलती को स्वीकारता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूं कि ऐसा दोबारा ना हाँ अनुपम भाई, मुझे पता लगता रहता है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, इसके बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद। अच्छा, यहां से आपके आर्टिकल 3 यानी यहां से आपका भाग 1 शुरू है, तो भाग 1 क्योंकि यहां से शुरू है तो इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, भाग 1 बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में यहां से आगे कल डिस्कशन होगा। आप इसके बारे में, आप यहां रहने दो, आप इसके बारे में बताना गठन वर्ष कौन सा गलत है, ठीक है। 9वें नंबर का सवाल, इसको आप बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पीडीएफ आपको भेजी जा रही है सीधा टेलीग्राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। और जीवन में दिन प्रतिदिन बेहतरता की ओर बढ़ेंगे और जो जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करते चलेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।